हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देंगे, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, अब वो समय आ चुका है, अंतिम घड़ी आ चुकी है और अब आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको सपोर्ट करने के लिए हम जो हैं हमेशा आपके साथ हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में। देखिए, ये फिजिक्स का एक मैराथन क्लास होगा और इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 8 तक, यानी कि चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, इन 3 चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप चैप्टर 6 के क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चन बताइए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे के क्वेश्चन बताइए। तो तीनों चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। थोड़ा लॉन्ग क्लास होगा, लेकिन ध्यान से देख लोगे भैया तो फिजिक्स में आपका 20 से 25 नंबर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है कि फिजिक्स में 70 में से 70 हम लेकर आए, तो भैया आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। बस इतना पढ़ लो, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं चैप्टर 6 से 8 तक बता रहा हूं, चैप्टर 1 से 5 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर प्रत्यावर्ती धारा के, फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर के, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखो, जैसे आप लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स पढ़ते थे, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते थे, ऐसे चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स हम कहते हैं। जैसे कोई चुंबक है, ठीक है, उस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ ले लें। देखो इसका डेफिनेशन समझो। चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की कुल संख्या को ही हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन प्रदर्शित तो करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है जो कहां पे स्थित है। ये पृष्ठ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ये पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, हम ए मान लेते हैं। अब देखिए, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, जैसे देखिए ये गुजर रही है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, देखिए 90 डिग्री लंबवत गुजर रही है, तो इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, इसमें स्थित किसी पृष्ठ, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत, देखिए अभिलंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, इन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ये है पृष्ठ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब यहां से अगर फॉर्मूला निकालें चुंबकीय फ्लक्स फाई का, तो वो फॉर्मूला जो होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बी जो आपका है और जो ये एरिया है ए, इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो फाई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा वी ए। ठीक है, लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये लंबवत ही जाएं। अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, देखो ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पृष्ठ है, और इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कुछ अगर इस प्रकार से गुजर रही हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ऐसे जा रही हो चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से, तो देखिए यहां पे कोण बनेगा, कुछ डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए ये गई, ठीक है, तो यहां पे एक एंगल क्रिएट होता है। देखो इनके बीच में एक थीटा कोण बनता है। देखो थीटा कोण बना, ठीक है, तो अगर थीटा कोण पर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो यही फॉर्मूला फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा।
वी ए कॉस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला निकलकर हमारा दूसरा आ जाएगा, फाई इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ चीजें और जान लीजिए, सामान्य जानकारी। मात्रक इसका क्या होगा, ये भी हम लोग जान लेते हैं, मात्रक। उसके बाद में विमा क्या होगी, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद में ये कैसी राशि है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैसी राशि है, इन तीनों को हम समझेंगे। देखो हेडिंग डाल देते हैं खूब प्यारा सा, क्योंकि भाई ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा बताइए, इसका मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। ऐसे कुछ खास जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर में ये आता है। विमा जो हमारी होगी वो भी याद रखिए, ध्यान रखिए, यम L2 t के पावर -2 a के पावर -1। अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं हमें, क्योंकि पूरा हमने इसमें लिया है। ठीक है, राशि जो है ये एक अदिश राशि है। तो इतनी जानकारी आप विद्युत फ्लक्स के बारे में रखिए, काफी है। मतलब विद्युत फ्लक्स क्या, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में इतनी जानकारी रखिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक पृष्ठ है, इससे लंबवत गुजर रही है चुंबकीय बल रेखाएं, इसी की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। फाई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा बी ए, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। मात्रक वेबर होगा, विमा ml2 t -2 a के पावर -n1 होगा, और राशि ये अदिश होगी। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में रखनी है। ठीक है, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स वाला जो टर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये भी इसी चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल को भी पढ़ेंगे, तब हम दूसरे पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण क्या होता है। अब देखिए नाम से यह स्पष्ट है, स्वप्रेरण। ठीक है, तो देखो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में अगर परिवर्तन हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है स्वयं। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, इनको हम मानते हैं ये चुंबक है भाई। अब ये तो आपको पता है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और एक साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कुंडली हम इसके पास लेकर आते हैं, ये देखिए ये कोई कुंडली है, कुंडली, ठीक है, ये आपकी कुंडली है। ठीक है, तो क्या होगा, चुंबक है भाई, तो इसके चारों ओर क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। अब यहां पे कोई कुंडली इसके पास लाते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे होकर ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मान लीजिए ये कुंडली है, तो किसी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो इससे चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इसी को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब मान लीजिए इसके मान में परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, परिवर्तन होने पर इसी कुंडली में, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो किसी कुंडली से बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करेंगे तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। यही घटना है स्वप्रेरण। इतना समझ में आया। तो एक चुंबक था, एक हमने ले लिया था ये, क्योंकि चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो ये कुंडली को हम पास लेकर आते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को स्वप्रेरण कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका था नेक्स्ट टॉपिक। एक और जो टॉपिक है वो कुछ इसी से रिलेटेड है, उसको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जानकारी रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला टॉपिक, देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया। 3 नंबर और 4 नंबर में आता है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। मतलब फैराडे जी ने, मैं इसको हटा देता हूं नीचे वाला पेज, ठीक है, और इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये नियम, इसको भूलना नहीं भाई। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। इन्होंने 2 नियम दिए थे, ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, आपको पता होना चाहिए। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए हैं।
सबसे पहला नियम अगर हम देखें, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही नियम है पहला नियम, यानी कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा भैया तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी। देखो, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अभी अभी तो मैंने बताया था इसी को, ठीक है। अब मान लीजिए यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, वो भी बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन होता रहता है। बस इतना सा आपको प्रथम नियम में लिखना है, बस इतना, ये लाइन याद रखिए। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम, ठीक है। और अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है और यह धारा केवल तभी तक बहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कि अगर परिपथ बंद है तो इसमें धारा उत्पन्न होगी और यह धारा तभी तक रहेगी जब तक इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक है। चलिए दूसरा नियम भी देख लेते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, द्वितीय नियम क्या है, सेकेंड नियम फैराडे का। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब इसमें क्या है, देखो वही कहा जा रहा है, यहां पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E होगा ये इस चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होगा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा डेल्टा T, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही लाइन है द्वितीय नियम। और मान लीजिए यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है, मान लीजिए पहले φ1 है और डेल्टा T समय के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। पहले φ1 था फिर φ2 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा T समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, देखो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा डेल्टा φ से उसको डिनोट करेंगे। डेल्टा φ इक्वल टू क्या होगा, पहले क्या था φ1 था, पहले चुंबकीय फ्लक्स φ1 हो और बाद में φ2 हो जाए परिवर्तन होके, तो यहां पे डेल्टा φ इक्वल टू φ2 माइनस φ1 कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा φ। तो डेल्टा φ इक्वल टू φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए क्या बताया गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लिया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक दर के बराबर होता है तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, E हो, अगर E हो तो, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया नियम में कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है डेल्टा T है, इसके दर का मतलब सॉरी डेल्टा φ है, इसको सही कर दे, साइड में मैं लिख देता हूं डेल्टा φ है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखिए डेल्टा φ है, इसके ऋणात्मक दर के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा φ बटा डेल्टा T। और जो इसको हम लेंगे ये निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे हम, इसको निगेटिव लेंगे। ये देखिए माइनस डेल्टा φ अपान डेल्टा T होगा हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E है तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा φ अपान डेल्टा T होगा। ये मैंने नियम के अनुसार लिखा है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा φ की जगह पर हम φ2 माइनस φ1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू जो हमारा आएगा, माइनस तो आगे रहेगा ही भाई, उसको रहने देंगे और ब्रेकेट में लिख देंगे φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा T। ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा φ हमारा किसके बराबर है, φ2 माइनस φ1 के बराबर है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको लिखे या इसको लिखे, दोनों सेम ही है। तो यही है हमारा द्वितीय नियम कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है उसकी ऋणात्मक दर के बराबर है। दर का मतलब डेल्टा T से गुणा करना, भाग करना है, ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का था।
अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल ना पढ़े, ये कहां हो सकता है? तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। मतलब एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। यानी कि विद्युत धारा जो है वो 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, यानी कि विद्युत धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। पहले हमें स्वप्रेरण गुणांक दिया गया है, इसको L से डिनोट करते हैं। L हमें दिया गया है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। अब आप लोग कहेंगे सर जी मिली है तो कहां मिले? ठीक है, देखो मिली है तो इसको हम मिला देते हैं। देखो मिली का मतलब होता है, अगर मिली हेनरी है तो हमें क्या करना है, इसको हेनरी में बदलना है तो 10/1000 करना होगा, क्योंकि 1000 हेनरी, मिली हेनरी इक्वल टू 1 हेनरी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर, देखिए ये 10 के पावर क्या होगा, आप सोचिए, ये 10 के पावर 3 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -3, अब ये हेनरी हो जाएगा। मतलब अगर मिली को जैसे मिलीलीटर को लीटर में बदलना होता है तो 1000 से भाग देते हैं ना, वैसे ही इसमें भी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मिली हेनरी है तो इसको हेनरी में जब हम बदलेंगे भैया तो 1000 से भाग देंगे, 1000 को ऊपर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -3। अब ये हेनरी में हो जाएगा, किसमें? हेनरी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए समय भी हमें दिया गया भैया, समय 5 मिली सेकेंड है, तो डेल्टा टी जो समय है ये हमें दिया गया है 5 मिली सेकेंड। ठीक है, 5 मिली सेकेंड। अब इसको भी अगर सेकेंड में बदलें तो कैसे बदलोगे बताओ? मिली सेकेंड को सेकेंड में कैसे बदलेंगे? वही सेम प्रोसेस। यहां पे मिली हेनरी को हमने हेनरी में बदला तो 10 के पावर -3 से गुणा किया, यहां पे भी आपका 10 के पावर -3 से गुणा होगा। अब ये सेकंड में बदल गया। ठीक है, ये सेकंड में बदल गया है, बस हो गया। अभी एक चीज और दिया हमें, धारा दी गई है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, यानी कि विद्युत धारा में परिवर्तन कितना हुआ, इसको डेल्टा आई से डिनोट करेंगे। हम परिवर्तन निकाल रहे हैं। देखो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हुआ है तो हम क्या करेंगे, 15 में से 5 को घटा देंगे, क्योंकि भैया 5 से 15 हुआ है तो 15 हो गया। तो परिवर्तन कितना हुआ, 15 में से 5 को घटाएंगे, जैसे देखो 5 था 15 हो गया भैया। तो अगर हम निकालें कितना मुनाफा कितना फायदा हुआ, तो 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10। अब ये हो जाएगा क्या, 10 एम्पियर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा एम्पियर। हमें निकालना क्या है ये भी जान लेते हैं। हमें निकालना है ई, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए हमने सब कुछ लिख लिया जो जो दिया गया था। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। बल नहीं लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये वाला। ठीक है, तो E = एक फॉर्मूला होता है इन सब के पदों में, -L डेल्टा I अपान डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है भैया विद्युत वाहक बल का, मतलब स्वप्रेरण गुणांक के पदों में और जो भी आपका है। अब इसी पे वैल्यू रख देंगे। E = देखो -L, L की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से समझिएगा, L की वैल्यू ये निकाला है हमने, 10 गुणे 10 की पावर -3। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 × 10⁻³ डेल्टा I की वैल्यू कितनी है ये देखो 10 एम्पियर, तो इसको भी लिख देंगे 10। ठीक है, अपान डेल्टा T की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लेते हैं भाई, ये भी है आपका 5 गुणे 10 की पावर -3। तो इसको भी लिख देंगे 5 × 10⁻³ ठीक। अब देखो यहां से 10 के पावर -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 × 5 5 × 10, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या आप ऊपर ले जाएं। ठीक है, काट नहीं सकते, हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन हमारा बचेगा क्या फाइनली। देखो E = -10 है, ये 2 है, 10 का 2 से गुणा होगा -20 वोल्ट। देखो अभी आप मान लीजिए इस 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाते, 10 के पावर +3 होता, ये -3 था, दोनों घटते तो 0 हो जाता, जिसके पावर 0 है 1 आएगा। तो ये हमारा फाइनली 20 वोल्ट आ जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें कुछ नहीं था, हमने सॉल्व कर दिया, मतलब हमें L दिया गया था, डेल्टा T दिया गया था, डेल्टा I दिया गया था, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।
बस। तो हमारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। अब हम अपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पे चलेंगे। जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा बताइए, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नहीं आता। क्यों नहीं आता, हम बताएंगे ना, टेंशन काहे को ले रहे हो। चलिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने इजी क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये 1 नंबर में 2 नंबर में आता है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं। शिखर मान, देखो नाम से स्पष्ट है, शिखर, शिखर का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो शिखर मान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान अथवा धारा आयाम कहते हैं। इसे आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई एक कुंडली, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कुंडली घूम रही है, तो उसके एक चक्कर में जो परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा होगा वो 2 बार मैक्सिमम, 2 बार अधिकतम होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के इसी अधिकतम मान को धारा का शिखर मान या धारा आयाम कहते हैं। इसे आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन अब जो आने वाला है वो खास होगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा है एक न्यूमेरिकल प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का, इसको समझना होगा। मैं फिगर भी बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं समझाने वाला, मैं फिगर के साथ अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। हम इस बार टॉपर बनाएंगे आपको, बस आप लोग मेहनत करें थोड़ा हमारे साथ, थोड़ा इधर उधर पढ़ के, अच्छे से पढ़ के मेहनत करें, अपने आप से भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, बहुत अच्छा नंबर आएगा। टेंशन मत लो। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग कहते हैं सर टफ है, कुछ टफ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, सो हमेशा कीप इट अप, हमेशा तैयार रहो। देखो, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एवं प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, इसमें प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली तीनों प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों के बीच क्रमशः विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 20 वोल्ट और 50 वोल्ट है। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव ज्ञात कीजिए। मतलब एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका विभव 40 वोल्ट है, संधारित्र जुड़ा है उसका विभव 20 वोल्ट है, प्रेरण कुंडली जुड़ा है उसका 50 वोल्ट विभव है, ठीक है। अब इनके सिरों के इनका आपको प्रत्यावर्ती स्रोत का टोटल विभव निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना लेते हैं। भाई फिगर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो ये हमारा एक फिगर बन रहा है, जैसा मैं बना पाता हूँ भाई वैसे बनाता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका प्रत्यावर्ती परिपथ जा रहा है। देखो इसमें 3 चीजें अटैच हैं, वो भी श्रेणी क्रम में। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रतिरोध है। देखो ये आपका प्रतिरोध है, हमने प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक संधारित्र रहेगा, ये हमने संधारित्र ले लिया। थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक प्रेरण कुंडली भी रहेगी, ठीक है। ये हमने ले लिया प्रेरण कुंडली, ये ठीक है ऐसे। तो देखिए ये आपका है संधारित्र, ये क्या है, ये संधारित्र है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, इस पर विभव क्या है, सॉरी ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध पर विभव कितना है, देखो क्रमशः प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली। तो प्रतिरोध पर 40 वोल्ट विभव है, तो इस पर जो विभव है वो 40 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद में संधारित्र पर विभव कितना है, 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ठीक है, इस पर विभव। और जो आपका प्रेरण कुंडली है इस पर 50 वोल्ट विभव है, 50 वोल्ट इतना विभव है। और तीनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये प्रत्यावर्ती परिपथ है, ठीक है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ है। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में 3 चीजें हैं। एक आपका 40 वोल्ट जो है ये प्रतिरोध का विभव है, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे ये भी जान लीजिए। देखो ये आपका है, ये प्रतिरोध है तो ये VR होगा, मतलब प्रतिरोध का विभव। ये आपका VC होगा क्योंकि संधारित्र को, सिद्धार्थता को C से डिनोट करते हैं। ये आपका प्रेरकत्व है तो VL होगा, ठीक है। ये कौन सा परिपथ है, देखो ये L है, ये C है, ये R है, ये LCR परिपथ है। आपने नाम सुना होगा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, LCR परिपथ, ठीक है। तो ये वही है, मतलब हमें प्रतिरोध पर विभव 40 वोल्ट दिया गया, इसको VR लिखेंगे। हमें संधारित्र पर विभव 20 वोल्ट दिया गया, इसको VC लिखेंगे। और हमें प्रेरकत्व पर विभव 50 वोल्ट दिया गया, इसको VL लिखेंगे। अब जो जो दिया गया है उनको हम साइड में लिख देते हैं। देखो हमें VR दिया गया है, ठीक है, VC दिया है और VL दिया है, ठीक है। ये तीनों हमें दिए गए हैं। VR है 40 वोल्ट, VC है 20 वोल्ट,
VL है 50 वोल्ट, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें टोटल विभव निकालना है। तो देखो यदि परिपथ LCR है तो परिणामी विभव, ठीक है। अगर LCR परिपथ है तो परिणामी विभव का एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल विभव निकालना तो V इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। V इक्वल टू VR स्क्वायर, ठीक है, जो आपका प्रतिरोध का विभव उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मूला, ये विभव का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी पे हम लोग रख देंगे V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो अंडर रूट तो अंडर रूट ही रहेगा भाई, ठीक है। VR की वैल्यू कितनी है, देखो 40 वोल्ट है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 40 का स्क्वायर, और प्लस VL की वैल्यू कितनी है, देखो 50 है, और VC की वैल्यू 20 है, तो इनका भी स्क्वायर हम कर देंगे। अब तो समझ में आ चुका होगा ना, अब ये इजी लग रहा होगा। देखो कोई चीज़ करोगे पूरी शिद्दत के साथ करोगे तो एक दिन वो इजी लगने लगेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है हमारी लाइफ में। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, ये लो भैया, सबको पता है 40 का स्क्वायर करो, 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 50 में से 30 घटाओ, सॉरी 50 में से 20 तो ये 30 बचेगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब समझो, अब तो समझ में आ रहा होगा। आप लोग कहेंगे सर जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आएगा क्यों नहीं, देखो अंडर रूट 1600 का स्क्वायर, सॉरी 1600 ही रहेगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 आएगा, दोनों को जोड़ो कितना होगा, 1600 प्लस 900 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2500, कितना हो जाएगा 2500, इतना हो गया। अब इसका अंडर रूट 2500 का अंडर रूट करोगे तो 50 आएगा भैया, इसको वर्गमूल करोगे तो 50 आएगा, ये हमारा 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें था क्या, अभी टेंशन मत लो, अभी न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अरे छोटे बड़े सब पढ़ेंगे। देखो ये आपका हो गया, तो हमें भैया प्रतिरोध पर विभव दिया गया था, संधारित्र पर विभव दिया गया था, प्रेरकत्व पर विभव दिया गया था, हमें LCR परिपथ का टोटल विभव निकालना था, हमने निकाल दिया 50 वोल्ट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, उसको भी जानते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल है, और ये भी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। देखो इसको किसको पता है कमेंट कर देना कि इंपॉर्टेंट है भाई, तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम बताएंगे। देखो 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, मतलब 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। तीन चीजें आपको निकालनी है, प्रतिघात, प्रतिबाधा और धारा, तीनों निकालना है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। देखो हमें प्रतिरोध दिया गया है 1 ओम, यानी कि R जो दिया गया है हमें, वो दिया गया है 1 ओम, ठीक है, ये हमें R दिया गया है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखो 0.01 हेनरी प्रेरकत्व, यानी कि हमें L दिया गया है, इसकी वैल्यू है 0.01 हेनरी, ठीक है, ये हमें L दिया गया है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखो श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ी है, यानी कि हमें VRMS दिया गया है, ठीक है, विभव का वर्ग माध्य मूल मान, देखो वोल्ट में है, ये ध्यान देना, एम्पियर में नहीं है कि IRMS है, ठीक है, वोल्ट में है, तो ये 200 वोल्ट दिया गया है। इन सब का काम लगेगा, जो दिया गया उसको लिख रहे हैं। उसके बाद में हमें फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज, तो हमें F दिया गया है भैया 50 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या क्या है, हमें प्रतिघात निकालना है XL, इसको निकालेंगे सबसे पहले एक एक करके, फिर प्रतिबाधा निकालनी है Z, इसको भी निकालेंगे, फिर धारा निकालनी है I, हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रतिघात को निकालते हैं XL को, इसका फॉर्मूला होता है, देखो एक एक करके हम निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे। तो प्रतिघात को हम लोग डिनोट करते हैं XL से, XL इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा L, ये फॉर्मूला होता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी ओमेगा क्या है, तो बता देता हूं मैं, ठीक है। ओमेगा जो है ये आपका है कोणीय वेग, मैं साइड में लिख देता हूं,
कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। इसको मैं साइड में मैंने लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख देता हूं। चूंकि ओमेगा इक्वल टू आपका होता है 2πf, 2πf ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां 2πf जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा इंप्रूव करेंगे। अब हम तो यहां पे हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा XL इक्वल टू ओमेगा की जगह पर 2πf कर देंगे, 2πf इंटू L, आपका L ही रहेगा। अब ये दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf लिखना जरूरी था, नहीं लिखते तो f की वैल्यू दी गई थी, ओमेगा का तो दिया नहीं गया था, तो ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो 2 इंटू फाई की वैल्यू है कितना होता है, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है, इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, एफ ये देखिए 50 है, तो इसको हम 50 कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल का देखो ऊपर 0.01 हेनरी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.01। अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना, नहीं तो आप गुणा भाग करते करते ना थक जाएंगे। देखो एक्सएल इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस 2 का 50 से गुणा कर दो तो कितना होगा, 3.14 को हम पहले लिख देते हैं, 2 का 50 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, इंटू ये 0.01 है। अब यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, देखो एक्सएल इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 3.14 इंटू 100 का 0.01 से गुणा करोगे तो ये तो दशमलव है, ये 2 अंक इधर आएगा तो 1 बचेगा। देखो 100 का जब आप 0.01 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, करके देख लो आप लोग, ठीक है, इतना तो जानकार होंगे। एक्सएल इक्वल टू हमारा आ गया 3.14। अब चूंकि ये प्रतिघात है तो इसका मात्रक होगा ओम, तो हमने पहली जो वैल्यू है उसको निकाल ली है, हमने प्रतिघात को निकाल लिया है, जो प्रतिघात हमें निकालना था। क्या देखिए यहाँ पे एक्सएल हमने निकाल लिया, कितना आया 3.14 ओम आ गया, ठीक है। अब चलिए दूसरी चीज निकालते हैं, दूसरा हमारा था प्रतिबाधा, इसको निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग निकालते हैं प्रतिबाधा को। प्रतिबाधा भी निकालने में कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग निकालिएगा। देखो प्रतिबाधा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं भैया जेड से, किससे, जेड से, और जेड का एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला याद रखिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा प्रतिबाधा का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां से जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट, आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे लिखा है आर इक्वल टू 1, हमने पहले ही लिख दिया वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर करोगे और प्लस एक्सएल अभी हमने निकाला है 3.14 आया था हमारा एक्सएल, ठीक है, इसको लिख देंगे, बस हमारा ये निकल जाएगा। देखो जेड इक्वल टू आएगा, देखो अंडर रूट आपका 1 तो 1 ही रहेगा, इसको रहने देते हैं, प्लस 3.14 का स्क्वायर करना है, फॉर यहाँ पे स्क्वायर मैंने नहीं लगाया था, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा 9.8596, ये आपका जेड आएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग जेड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जेड इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो अंडर रूट 1 को 9.8596 से जोड़ेंगे तो भैया 9 और 1 10 हो जाएगा, ये आपका आएगा 10.8596 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से फाइनली हमारा जो जेड निकल कर आएगा, जब आप इसका अंडर रूट करोगे 10.8596 का, तो आपका अप्रॉक्स आएगा 3.29539 इतना आएगा। और इसको थोड़ा अगर शुद्ध करके लिखेंगे तो जेड जो हमारा आएगा वो लगभग आएगा 3 देखिए 9 है, इसको 2 में एक और जोड़ देते हैं 3, तो ये आ गया 3.3 ओम। लगभग हमारी जो प्रतिबाधा आएगी वो 3.3 ओम आएगी लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो दूसरी चीज भी हमारी निकल गई। एक और आपको निकालना था, यहाँ पे धारा निकालनी है आई, तो धारा को कैसे निकालोगे, देखो धारा का एक फॉर्मूला होता है। अब धारा इक्वल टू आपको पता ही है क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपान आर होता है, तो यहाँ पे वी के जगह पर हम लोग लिखेंगे इसको वी आर एम एस को, ठीक है, वी आर एम एस को, और आर के जगह पर इसको लिखेंगे क्योंकि इसका मात्रक ओम है, बस हमारा धारा निकल आएगा। तो धारा आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका वी आर एम एस अपान जेड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है धारा का, तो हमने लगा दिया इस फॉर्मूले को। अब आई इक्वल टू आपका हो जाएगा
VRMS जो होता है भैया, इसकी वैल्यू 200 है, हमने अभी बताया था आपको। देखो दिखा देता हूं, ये देखिए 200 हमने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। अपान Z की वैल्यू देखिए 3.3 है, इसको भी मैंने कर दिया। अब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा अप्रॉक्स 60.6 आ जाएगा इतना, ठीक है। तो I इक्वल टू आपका आ गया, धारा जो है ये आया 60.6 एम्पियर, ये हमारा आ गया धारा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तीनों हमने निकाल लिया। सबसे पहले हमने निकाला एक्सेल को, प्रतिघात को, फिर हमने प्रतिबाधा को निकाला फॉर्मूले से, फिर धारा को निकाला। भाई फॉर्मूला पता होगा, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसी चैप्टर का। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा डीपली समझाने का प्रयास करूंगा। देखो क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। मतलब चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या है और चौक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व क्या है, ये भी आपको समझाना है। तो देखो चौक कुंडली, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है, जिसे चौक कुंडली कहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए धारा को कम किया जा सकता है। यही एक साधन है चौक कुंडली, जिसको हम लोग कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का साधन उपलब्ध है, जिसे हम चौक कुंडली कहते हैं। देखो यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है। मतलब जो चौक कुंडली है ये एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जो एक पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटलित क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। देखो चौक कुंडली का चित्र दिखा देता हूं, ये आपकी चौक कुंडली है, ये है लोहे की क्रोड। इस लोहे की क्रोड में हम तांबे के तार को खूब लपेट कर बनाते हैं, यही चौक कुंडली है। देखो तांबे के तार की कुंडली, मतलब तांबे के तार को हमने इस लोहे के क्रोड पर लपेट दिया है, ठीक है। तो ये आपकी चौक कुंडली का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे बल्ब लगा है, ये प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि ये एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जो एक पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में, देखिए तांबा का मोटा तार है, इसको हमने बहुत से फेरों में लपेट दिया, किसमें, लोहे की क्रोड में। देखिए लोहे की पटलित क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। तो ये चित्र थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बनाई जाती है। इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। मतलब इस कुंडली का जो प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध, वो काफी ज्यादा शून्य होता है, और इसका प्रेरकत्व जो L है वो थोड़ा ज्यादा होता है, काफी ऊंचा रहता है। तो अगर हम इस प्रेरण कुंडली की, इस चौक कुंडली की प्रतिबाधा निकालें, ठीक है, वैसे प्रतिबाधा तो शायद 0 होगी, लेकिन इसकी प्रतिबाधा देखिए कितना होगा, इसकी प्रतिबाधा, ठीक है। चौक कुंडली की अगर हम लोग प्रतिबाधा निकालें, प्रतिबाधा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अभी न्यूमेरिकल में मैंने बताया, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो Z इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर, ठीक है। Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ये चौक कुंडली की प्रतिबाधा का फॉर्मूला होगा। Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ पे R है प्रतिरोध, ओमेगा है कोणीय वेग, L है आपका प्रेरकत्व। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने अभी बताया कि इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। जो आपका ये होता है चौक कुंडली, इसका ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो L होता है वो काफी ऊंचा होता है। तो थोड़ा सा और इसका हम लोग समझेंगे। देखो ध्यान से समझना। प्रतिरोध R, मैंने बताया अभी कि प्रतिरोध नगण्य होता है, तो लिख दीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। प्रतिरोध R नगण्य होने के कारण, ठीक है। तो प्रतिरोध R जो है वो नगण्य होने के कारण इसमें ऊष्मा के रूप में क्षय बहुत ही कम होता है, क्षय बहुत ही कम होता है।
देखो भैया प्रतिरोध इसका R जो है अगर नगण्य होगा तो इसमें ऊर्जा के रूप में जो क्षय है वो भी बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस कुंडली की अगर हम लोग निकालें औसत शक्ति, जैसे मान लीजिए इसकी औसत शक्ति को अगर हम निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहां हम लोग लिखेंगे एल आर परिपथ में औसत शक्ति अगर हम लोग निकालें, ठीक है, औसत शक्ति, तो यहां पे हम इसको डिनोट करेंगे पी बार से। औसत शक्ति को हम पी बार से डिनोट करेंगे। पी बार इक्वल टू इसका फॉर्मूला होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा औसत शक्ति का। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, मतलब एलआर परिपथ में औसत शक्ति। क्योंकि आपको ये भी समझाना है, चोक कुंडली में वाटहीन धारा का भी महत्व समझाना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। नहीं तो आप उतना ही लिख देते जितना मैंने अभी बताया था तो बहुत था, ठीक है। लेकिन वाटहीन धारा का महत्व समझाना है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया औसत शक्ति निकल गया। अब देखिए यहां पे कॉस फाई, देखिए जहां कॉस फाई जो आपका है ये किसके बराबर होता है, कॉस फाई जो है ये बराबर होता है आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। इसके ये बराबर होता है हमारा कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो कुंडली है, ठीक है, जो चोक कुंडली है उसका ओमीय प्रतिरोध जो R होगा वो 0 होता है और L जो है वो बहुत उच्च होता है। तो बताइए अगर यहाँ पे R के जगह पर 0 रख देंगे, यहाँ पे भी 0 रख देंगे, तो हमारा कॉस फाई जो आएगा वो 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ये अगर 0 आएगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं भैया, ये अगर 0 आ गया, कॉस फाई अगर 0 आ गया तो जो आपका ऊर्जा का जो ये औसत शक्ति है ये भी 0 हो जाएगी। क्योंकि कॉस फाई के जगह पर अगर हम 0 रख दें समीकरण 1 में तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एक लाइन, मतलब थोड़ा नीचे लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं। देखिए इस प्रकार समीकरण 1 के अनुसार, इस समीकरण 1 के अनुसार चोक कुंडली में औसत शक्ति लगभग 0 होगी। इस चोक कुंडली में जो औसत शक्ति पी बार होगा ये लगभग 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉस फाई इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ पे इसके जगह पर 0 रखेंगे तो इन सबका 0 से गुणा करेंगे तो हमारा औसत शक्ति भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 के अनुसार चोक कुंडली में औसत शक्ति लगभग 0 होगी। इस प्रकार चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है और इसीलिए चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें औसत शक्ति 0 होती है। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में चोक कुंडली के उपयोग से ऊर्जा क्षय में पर्याप्त कमी हो जाती है। मतलब इतना आपको एक्सप्लेन करना होगा। 3 नंबर में भी आता है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे थे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारे चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का होगा, ठीक है। चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टार्ट हम 1 नंबर वाले से करेंगे, फिर 3 नंबर, 5 नंबर, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंग का नाम लिखिए। मतलब वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के तरंग का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाला देख लेते हैं। ऐसे हेडिंग डाल के मैं बता देता हूं थोड़ा डीपली, थोड़ा अच्छे से। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ऐसे मैंने हेडिंग डाला। देखो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य जो होता है वो रेडियो तरंगे होती है। क्या? रेडियो तरंगे, ठीक है। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो है वो गामा किरणों की होती है, गामा किरणें, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य जो होगा वो रेडियो तरंगों का होगा और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो होगा वो गामा किरणों का होगा। बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये 3 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है, देखो
क्या है? एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। भैया एक्स किरणें क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्स किरणों के गुण देखो, सबसे पहला एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऐसे लिख देना। दूसरा, ये अदृश्य होती हैं, एक्स किरणें जो अदृश्य होती हैं। तीसरा, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, एक्स किरणों का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चौथा, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, एक्स किरणें जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। मतलब ये इनके गुण हो गए, प्रॉपर्टीज। अब यूजेस देखते हैं, उपयोग देखिए। एक्स किरणों का यूज हीरे की जांच परख करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा, भारी गार्डर में दरार या वायु के बुलबुले का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, रेडियोग्राफी में इसका यूज करते हैं। और चौथा, शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज हम करते हैं। तो ये था एक्स किरण का गुण और उपयोग, ठीक है, 2 नंबर में आता है। अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये स्पेशली 3 नंबर में आता है। देखो क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। मतलब जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होती है उनके मुख्य भागों को उनके तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखना है। देखो सबसे पहला देखते हैं गामा किरणें, इनका तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। और गामा किरणों का हम यूज नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में ये उपयोगी होता है, इसका यूज वहां करते हैं। दूसरा, एक्स किरणें, इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻11 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक होता है। और इसका यूज हम चिकित्सा विभाग में सर्जरी में उपयोगी है, मतलब चिकित्सा विभाग में सर्जरी में ये उपयोगी है। तीसरा, पराबैंगनी किरणें, इनका ये जो है इनका तरंगदैर्घ्य 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होता है। और इनका यूज हम खाने की वस्तुओं के संरक्षण में करते हैं। चौथा, अवरक्त किरणें, इनका यूज जो है इनका तरंगदैर्घ्य 8 × 10⁻7 मीटर से 5 × 10⁻3 मीटर तक होता है। और उनका यूज कोहरे व धुंध के पार देखने में उपयोगी है। तो 4 मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बताई और उनका परास बताया, यूज बताया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे जो 5 नंबर में आता है, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 5 नंबर में आता है और कई बार आ चुका है, 2014, 15, 17, 18, 19, 22, ठीक है, और इस बार भी आएगा। तो देखो क्या है, ध्यान से समझना। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मतलब मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। और क्या करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं भी लिखनी है। दोनों अलग अलग भी आ सकता है, आपसे विशेषताएं अलग पूछी जा सकती हैं और तरंग सिद्धांत की व्याख्या अलग की जा सकती है। कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इसको समझते हैं। क्या है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत? देखो पढ़ो इसको। मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। देखो, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति में बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। मतलब इन्होंने बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में, मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, इसमें वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से अगर बदल रही हो, बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी से वो चेंज हो रही हो, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। देखो, ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है E और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये तरंग संचरण की दिशा है जिधर तरंगे चलती हैं। देखो, ये तरंगे चल रही हैं, ये, ठीक है, ऐसे चल रही हैं। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये और ये चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक दूसरे के ये लंबवत होती है। और जो तरंग संचरण की दिशा होती है, देखो लिखा है तरंग संचरण की दिशा, ये भी लंबवत होती है। ये आपका विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखो क्या है, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत, देखो E और B परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री पर है, होते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। देखो लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। देखिए तरंग संचरण की दिशा है, इसके भी लंबवत है ये दोनों, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में होकर चल सकती हैं, वो निर्वात में भी होकर चल सकती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब देखिए मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा यह स्थापित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। मतलब इन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि प्रकाश की भी चाल होती है, इतनी ही सबको पता है। इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। मतलब इससे हमारे वैज्ञानिक ने यह भी निकाला कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और प्रकाश की भी चाल उतनी ही है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो यही उन्होंने बताया था। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ विशेषताएं हैं, इसको जान लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं या अभिलक्षण भी बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं कि अभिलक्षण पूछ लिया गया आप कहें सर जी नहीं लिख पाए, विशेषताएं था वहां पे, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो सबसे पहला, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान में v = 1/√μ0ε0 वेग से चलती हैं। देखिए μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान में v = 1/√μ0ε0 वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर पढ़ा रहा था कि जो c = होता है वो 1/√μ0ε0 होता है, और यहाँ पे v = है यानी कि उसी के बराबर है, तो इसीलिए कहा गया कि प्रकाश की चाल के ये बराबर होता है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है प्रकाश की बात व्यवहार करती हैं। चौथा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है तथा संचरण की दिशा की भी लंबवत होती है। अभी मैंने दिखाया कि इसमें जो तरंग संचरण की दिशा होती है इसके भी लंबवत होती है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं। ठीक है, इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ऐसा पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। पांचवा देखो, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन साथ साथ होते हैं तथा क्षेत्रों के महत्तम मान E0 तथा B0 एक ही स्थान पर एक ही समय होते हैं। मतलब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वो साथ साथ होगा, एक दूसरे के लंबवत हैं लेकिन साथ साथ होगा, और क्षेत्रों का महत्तम मान जो होगा मैक्सिमम वैल्यू E0 व B0 एक ही स्थान पर तथा एक ही समय पर होते हैं। छठवां, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा औसतन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बराबर बटी होती है। बस इतना सा आपको लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं में। ठीक है, समझ में आ गया चैप्टर 8 का भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको बताया था हम फिजिक्स के चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हमने पढ़ भी लिया। हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ा, प्रत्यावर्ती धारा का पढ़ा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का पढ़ा। अब क्या पढ़ना? तो आज का क्लास, ये मैराथन क्लास यहीं पर फिनिश होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। इसको जिस स्टूडेंट ने देखा होगा अच्छे से, भैया उसका तो काम हो गया, जाकर छाप दो। लेकिन अभी और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो चलते चलते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।